नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की तरफ ले जाने वाले सफ़र के कुछ बेहद अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1857 के विद्रोह से शुरू होकर 1947 में मिली आज़ादी तक फैली घटनाओं, व्यक्तियों और सोच के अलग-अलग धागों को समेटते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक तस्वीर बनाएं। देखें कि कैसे बिल्कुल अलग-अलग तरीकों और विचारधाराओं ने मिलकर आखिरकार स्वतंत्रता का रास्ता खोला। ये वाकई एक दिलचस्प पड़ताल होगी। हम देखेंगे कि कैसे एक चिंगारी ने 1857 में एक बड़ी आग भड़काई। हाँ। फिर कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पर एक संगठित आवाज उभरी। गांधी जी के आने से तो संघर्ष का पूरा तरीका ही बदल गया, है ना? बिल्कुल। और साथ ही भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान ने भी आजादी की लड़ाई को एक अलग तेवर दिया। ये कहानी सीधी नहीं है, इसमें कई मोड़ हैं, कई पड़ते हैं। तो शुरुआत 1857 से करते हैं। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो बताते हैं कि 1857 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के खिलाफ गुस्सा कई दशकों से सुलग रहा था। अच्छा। इसकी कई वजहें थी। जबरदस्त आर्थिक लूट, किसानों पर भारी लगान, कारीगरों के पारंपरिक धंधों का वो चौपट होना। हाँ। फिर देसी रियासतों को हड़पने की नीति, लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में दखलंदाजी, जैसे वो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी। जिससे कई शासक नाराज थे। जी। माहौल ऐसा था कि बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी बने चर्बी वाले कारतूस। ये किस्सा तो बहुत मशहूर है, लेकिन क्या यही अकेली वजह थी? नहीं, अकेली नहीं। ये वो फौरन वाली वजह बनी जिसने बारूद में आग लगा दी। नई एनफील्ड राइफल आई थी और उसके कारतूसों को लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। जी। सिपाहियों में ये बात जंगल की आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ओह। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, मुसलमानों के लिए सूअर हराम। हाँ। तो इससे दोनों समुदाय के सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हाँ, ये तो सीधी चोट थी। बिल्कुल। ये सिर्फ कारतूस की बात नहीं थी, ये उस गहरे शक और गुस्से का प्रतीक बन गया जो पहले से मौजूद था। विद्रोह की पहली बड़ी घटना मंगल पांडे से जुड़ती है। हाँ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। उन्होंने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। अच्छा। और अपने अफसरों पर हमला कर दिया। अच्छा। उन्हें फिर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत एक संदेश बन गई। लेकिन असली धमाका हुआ मेरठ में। मेरठ में? वहां क्या हुआ था जिसने विद्रोह को पूरे उत्तर भारत में फैला दिया? तो 10 मई 1857 को मेरठ में 85 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्हें सजा दी गई, बेड़ियां पहनाई गईं। अगले ही दिन उनके साथी सिपाहियों ने बगावत कर दी। अच्छा। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया, ब्रिटिश अफसरों को मारा और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली चलो? हाँ। 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे और वहां मौजूद बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बड़ा रणनीतिक कदम था। क्योंकि मुगल बादशाहत अभी भी लोगों के मन में एक प्रतीक थी। हाँ, एक चेहरा मिल गया। जी। जिसने विद्रोह को एक केंद्रीय चेहरा देने की कोशिश की। बहादुर शाह जफर तो शायद खुद भी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनके अलावा और कौन से बड़े नाम इस विद्रोह से जुड़े? बहादुर शाह जफर वाकई में एक कह सकते हैं अनिच्छुक नेता थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने विद्रोह को एक वैधता दी। लेकिन असली लड़ाई तो कई और योद्धा लड़ रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, उनका नाम तो सबसे पहले आता है। जी, जो अपने दत्तक पुत्र के हक के लिए और अपनी रियासत बचाने के लिए लड़ी, उनकी बहादुरी तो आज भी मिसाल है। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहब थे, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और मराठा गौरव वापस पाना चाहते थे। अच्छा। उनके साथ थे उनके बेहद काबिल सेनापति तात्या टोपे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों को काफी परेशान किया। तात्या टोपे, हाँ। बिहार में कुंवर सिंह थे, अवध में बेगम हजरत महल थी। कई स्थानीय जमींदार और तालुकदार भी शामिल हुए। तो ये विद्रोह पहला कहाँ तक और आखिरकार इसे दबा कैसे दिया गया? क्या एकता की कमी थी? तालमेल नहीं था? ये विद्रोह दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, फैजाबाद, आरा जैसे कई बड़े केंद्रों में फैला। इसमें सिपाहियों के साथ साथ किसान, दस्तकार, आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। लेकिन स्रोत यही बताते हैं कि विद्रोहियों के बीच वो तालमेल और एक साझा रणनीति की कमी थी। सबके अपने अपने हित और लक्ष्य भी थे कुछ हद तक। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर संचार साधन थे, टेलीग्राफ वगैरह। हाँ, वो तो था। आधुनिक हथियार और एक केंद्रीय कमान थी। उन्होंने सिख रेजिमेंट और गोरखाओं जैसी भारतीय सेनाओं की मदद से धीरे धीरे विद्रोह को कुचला।
सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर कब्जा हो गया। लखनऊ और कानपुर में भयंकर लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। और तात्या टोपे? तात्या टोपे अप्रैल 1859 तक संघर्ष करते रहे, फिर पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। तो विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका दूरगामी असर क्या पड़ा? कुछ तो बदला होगा। हाँ, सैनिक तौर पर विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। सबसे बड़ा तात्कालिक नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म? जी, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। इससे भी अहम बात यह है कि 1857 ने अनजाने में ही सही भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग एक विदेशी ताकत के खिलाफ लड़े थे। ये साझा अनुभव और कुर्बानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं। 1857 की हार ने शायद ये भी दिखाया कि सिर्फ हथियारबंद विद्रोह से अंग्रेजों को हराना मुश्किल है ना? शायद। क्या इसी सोच ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था के जन्म में भूमिका निभाई? ये एक दिलचस्प कड़ी है। 1857 के करीब 30 साल बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हुई। हाँ? और हाँ, ये बात गौर करने लायक है कि इसकी पहल एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने की थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। कुछ स्रोत बताते हैं कि ह्यूम और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखते थे। सेफ्टी वॉल्व मतलब ये कि पढ़े लिखे भारतीयों को अपनी भड़ास निकालने का एक मंच मिल जाए, ताकि 1857 जैसा विस्फोट दोबारा ना हो। अच्छा, चालाकी। हाँ, लेकिन जो भारतीय नेता इससे जुड़े, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, उनका नजरिया अलग था। वे इसे भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को आवाज देने और एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने का जरिया मानते थे। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, है ना? जी, पहले पुणे में होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल गया था, तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधि मिले। 72 लोग? हाँ, पहले अध्यक्ष थे कलकत्ता के जाने माने वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआती सालों में कांग्रेस का रवैया कैसा था? क्या वो सीधे आजादी मांग रही थी या कुछ और? नहीं, सीधे आजादी नहीं। शुरुआती दौर मतलब लगभग 1885 से 1905 तक वो नरम दल का दौर कहलाता है। नरम दल? हाँ, कांग्रेस का जोर याचिकाओं, ज्ञापनों और संवैधानिक दायरे में रहकर सुधारों की मांग करने पर था। कैसे की? क्या मांगे थी? जैसे सिविल सेवाओं में भारतीयों को ज्यादा मौके मिलें, विधान परिषदों का विस्तार हो, नमक कर कम हो, इस तरह की बातें। इन शुरुआती सालों का मुख्य उद्देश्य था देश के अलग अलग हिस्सों और समुदायों के पढ़े लिखे लोगों को एक मंच पर लाना। एकता बनाना पहली प्राथमिकता थी। ये एकता बनाने की कोशिश उनके अध्यक्षों के चुनाव में भी दिखती है। मैंने पढ़ा कि अलग अलग समुदायों से अध्यक्ष चुने गए। बिल्कुल सही, ये एक सोची समझी रणनीति थी। दूसरे अध्यक्ष 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी बने, जो पारसी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तीसरे अध्यक्ष 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथे 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। अच्छा, अंग्रेज भी? हाँ, ये दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस किसी एक धर्म, जाति या इलाके की नहीं, बल्कि पूरे भारत की नुमाइंदगी करती है। और वो वंदे मातरम वाला किस्सा? हाँ, वो भी अहम है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, एक और मुस्लिम नेता, जी, वहीं पर पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया गया। जो बाद में आंदोलन का कितना बड़ा नारा बना। ये सब कदम एक अखिल भारतीय पहचान बनाने की दिशा में थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस के अंदर ही बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। गरम दल का उभार कैसे हुआ? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। करीब 1905 आते आते कांग्रेस के अंदर एक नया धड़ा उभर रहा था, जिन्हें गरम दल या उग्रवादी कहा गया। गरम दल? जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी कहा जाता था। हाँ, लाल बाल पाल। ये नेता नरम दल की भिक्षावृत्ति वाली नीति से, मतलब सिर्फ अर्जियां देने से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ अर्जियों से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों पर दबाव बनाना पड़ेगा।
और फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन, हाँ, ये बहुत बड़ी घटना थी। जी, जिसका मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उल्टा असर हुआ। हाँ, पूरे देश में, खासकर बंगाल में जबरदस्त विरोध हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले। इसी माहौल ने गरम दल को और मजबूत किया। इसी पृष्ठभूमि में 1906 में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज का लक्ष्य अपनाया। जी, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को फिर से अध्यक्ष बनाया गया, ताकि नरम और गरम दल में बढ़ते टकराव को टाला जा सके। अच्छा, एक तरह से बीच का रास्ता। हाँ, बिल्कुल। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज यानी स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया गया। ये एक बड़ा कदम था। हालांकि तब स्वराज का मतलब पूरी तरह आजादी था या ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, इस पर मतभेद थे। लेकिन ये एकता टिकी नहीं, अगले ही साल सूरत में फूट पड़ गई, सूरत स्प्लिट। हाँ, दो आगे से 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव और कामकाज के तरीकों को लेकर नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। सच में? जी, और कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई। इसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। इसने अंग्रेजों को गरम दल के नेताओं पर सख्ती करने का मौका दे दिया। तिलक को 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया गया। कांग्रेस में ये सब चल रहा था, लेकिन उसी दौरान पंजाब में किसानों की आवाज भी उठी, जिसमें सरदार अजीत सिंह का नाम आता है। ये कौन थे? भगत सिंह से क्या रिश्ता था? सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे। अच्छा, चाचा थे। जी, वे एक जबरदस्त किसान नेता और क्रांतिकारी विचारक थे। 1907 में पंजाब में अंग्रेज सरकार कुछ ऐसे कानून लाई थी जिनसे किसानों की जमीन छीनने का खतरा था, जैसे पंजाब कॉलोनाइजेशन एक्ट। अजीत सिंह ने इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ा, जिसे पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन कहा गया। पगड़ी संभाल जट्टा, क्या मतलब था इसका? ये नारा किसानों के आत्मसम्मान को जगाने वाला था कि भाई अपनी इज्जत, अपनी जमीन बचाओ। अच्छा। उन्होंने भारत माता नाम का एक क्रांतिकारी अखबार भी चलाया। उनके भाषण इतने असरदार थे कि अंग्रेज सरकार घबरा गई। तो फिर? तो उन्हें और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया। बिना मुकदमे के? हाँ, अजीत सिंह ने अपनी जिंदगी के करीब 38 साल निर्वासन में गुजारे। और विडंबना देखिए, वे भारत की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ही वापस लौटे और उसी दिन उनका निधन हो गया। ओह, क्या संयोग है। जी। तो एक तरफ कांग्रेस के भीतर वैचारिक संघर्ष चल रहा था, दूसरी तरफ किसान आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थीं। फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे। इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां वे 20 साल से ज्यादा रहकर रंगभेद के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था, सत्याग्रह, हाँ, उसका सफल प्रयोग कर चुके थे। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, बिना हिंसा किए अन्याय का विरोध करना। भारत आकर उन्होंने इसी सत्याग्रह को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना हथियार बनाया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन का चरित्र ही बदल दिया, उसे आम जनता तक पहुंचा दिया। गांधी जी के आने के बाद कौन सी अहम घटनाएं हुईं? लखनऊ समझौता काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना? हाँ, 1916 का लखनऊ अधिवेशन 2 वजहों से अहम था। एक तो सूरत में बिछड़े नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। अच्छा, वो वापस मिल गए? जी। दूसरा, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसके नेता तब मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। हाँ, जिन्ना भी थे उस समय। उनके बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से संवैधानिक सुधारों की मांग करने का फैसला किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। हालांकि ये एकता आगे चलकर कायम नहीं रह सकी। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो एक भयानक त्रासदी थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण सभा थी? बिल्कुल। तभी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 400 लोग मारे गए, पर असल संख्या शायद कहीं ज्यादा थी।
हे भगवान। इस बर्बरता ने अंग्रेजी राज के क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हाँ। गांधी जी का ब्रिटिश न्याय प्रणाली से विश्वास उठ गया। इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और जोर पकड़ने लगी। क्या इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया? हाँ, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में और खिलाफत के मुद्दे पर भी तुर्की के खलीफा के समर्थन में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये पहला बड़ा जन आंदोलन था। जी, पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। लोगों से अपील की गई कि वे सरकारी नौकरियों, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़े जलाएं और अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना करें। और ये सफल रहा? यह आंदोलन बहुत सफल रहा। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ओ, हिंसा हो गई। हाँ, इस हिंसा की घटना से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस ले लिया? इसकी आलोचना नहीं हुई? हुई, काफी आलोचना भी हुई, लेकिन वे अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहे। आंदोलन वापस लेने से निराशा भी फैली होगी। लेकिन फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन एक नई उम्मीद लेकर आया, पूर्ण स्वराज। बिल्कुल, 1929 का लाहौर अधिवेशन एक मील का पत्थर था। इसकी अध्यक्षता युवा जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू अध्यक्ष थे? जी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह आजादी का प्रस्ताव पास किया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया। हाँ। और ये तय हुआ कि अब से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बना। जी। बाद में भारतीय संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसी दिन की याद में। गांधी जी के अहिंसक रास्ते के साथ साथ एक और धारा भी तो चल रही थी, क्रांतिकारियों की। भगत सिंह इसी धारा के सबसे बड़े प्रतीक बने। हाँ, बिल्कुल। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से बहुत से युवा निराश थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे कई क्रांतिकारी मानते थे कि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा और सशस्त्र क्रांति ही रास्ता है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा भी बनाई थी। उनका मकसद क्या था? सिर्फ क्रांति? 1926 में भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसका मकसद था पंजाब के युवाओं में देशभक्ति और क्रांति की भावना जगाना, उन्हें संगठित करना और पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए तैयार करना। वे सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक बराबरी वाले समाज का सपना भी देखते थे। उनके दो बड़े एक्शन बहुत चर्चा में रहे, सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकना। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या वो सिर्फ हिंसा करना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिससे बाद में उनकी मौत हो गई। हाँ, लाला जी की शहादत। जी। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स मारा गया। ये दिसंबर 1928 की घटना है। अच्छा, निशाना कोई और था? हाँ। फिर अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय बम फेंके जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे दमनकारी कानूनों पर बहस चल रही थी। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, इसीलिए उन्होंने खाली जगह पर बम फेंके थे। जैसा उन्होंने बाद में कहा, उनका मकसद था बहरों को सुनाना। बहरों को सुनाना? हाँ, अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान अपनी मांगों की तरफ खींचना। वे बम फेंकने के बाद भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करवा लिया। उन्होंने अपने मुकदमे को भी क्रांति का संदेश फैलाने का मंच बना दिया। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जेल में उन्होंने भूख हड़तालें की, अदालत में अपने क्रांतिकारी विचार रखे। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे का नारा उन्होंने ही लोकप्रिय बनाया। हाँ, ये नारा तो अमर हो गया। जी। उनका मकसद सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना था जहां शोषण न हो। पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए आवाज उठी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। सिर्फ 23 साल की उम्र में? हाँ, मात्र 23 साल की उम्र में। उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया।
वे आज भी युवाओं के लिए साहस, बलिदान और क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक हैं। भगत सिंह की शहादत के बाद भी संघर्ष जारी रहा। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी दौर में हुआ। हाँ, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। इसकी शुरुआत उनके मशहूर दांडी मार्च से हुई। नमक सत्याग्रह। जी, नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की। पैदल? हाँ, पैदल। और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर आम भारतीय की जरूरत थी और उस पर टैक्स लगाकर अंग्रेज सरकार भारी मुनाफा कमा रही थी। इस नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर फैला दी। लोगों ने जगह जगह नमक कानून तोड़ा, शराब की दुकानों पर धरने दिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया। इसी बीच 1931 का कराची अधिवेशन भी महत्वपूर्ण था। उसमें क्या खास हुआ? 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स? जी बिल्कुल। इसमें बताया गया कि आजाद भारत में नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, देश की आर्थिक नीतियां कैसी होंगी। एक तरह से ये स्वतंत्र भारत के संविधान का खाका खींचने जैसा था। अच्छा। ये अधिवेशन भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के तुरंत बाद हुआ था, इसलिए माहौल काफी गंभीर था। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से अलग होना भी इसी दशक की घटना है। उनके क्या मतभेद थे गांधी जी से? जी, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी में। हाँ। लेकिन 1939 में गांधी जी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से उनके मतभेद गहरे हो गए। बोस चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ तुरंत एक बड़ा आंदोलन छिड़ा जाए। अच्छा, वो तुरंत एक्शन चाहते थे? हाँ, जबकि गांधी जी और अन्य नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। शायद वो सही समय का इंतजार कर रहे थे या तरीका अलग चाहते थे। इन मतभेदों के चलते बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। और फिर वो देश से बाहर चले गए? जी, बाद में वे भारत से बाहर चले गए और आजाद हिंद फौज का गठन किया। और फिर स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी बड़ा जन आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। ये गांधी जी का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली आह्वान था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दिया, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। जी, क्विट इंडिया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसका क्या मतलब था? हिंसा के लिए कहा था? नहीं, उनका मतलब था या तो आजादी हासिल करेंगे या कोशिश में जान दे देंगे, लेकिन गुलामी में नहीं रहेंगे। अगले ही दिन गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आंदोलन कैसे चला? नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद ये आंदोलन खुद ब खुद पूरे देश में फैल गया। लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर हमले किए, रेलवे लाइनें उखाड़ दी, संचार व्यवस्था ठप कर दी। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बहुत बेरहमी से कुचला, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि अब भारत पर राज करना उनके लिए नामुमकिन है। और इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ, जिसका अंत स्वतंत्रता और विभाजन में हुआ। हाँ, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि उन्हें भारत छोड़ना होगा। सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत के भविष्य को लेकर गहरे मतभेद थे। पाकिस्तान की मांग। जी, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। लंबी बातचीत और काफी तनाव के बाद आखिरकार देश के विभाजन का दर्दनाक फैसला हुआ। 1947 में मेरठ में कांग्रेस का आजादी से पहले आखिरी अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन की त्रासदी के साथ, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों लोग बेघर हुए। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो ये स्पष्ट है कि भारत की आज़ादी किसी एक रास्ते या एक व्यक्ति की देन नहीं थी। ये एक लंबी, जटिल और बहुआयामी यात्रा थी। बिल्कुल। जिसमें नरम दल की शुरुआती नींव, गरम दल का जोश, गांधी जी का सत्याग्रह, क्रांतिकारियों का बलिदान, किसानों और मजदूरों के संघर्ष, सबका योगदान था। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष एक विशाल नदी की तरह था, जिसमें कई छोटी बड़ी धाराएं आकर मिलीं। हर धारा का अपना रंग था, अपनी रफ्तार थी। कभी कभी वे आपस में टकराई भी, लेकिन अंततः सभी का लक्ष्य एक ही समुद्र,
यानी आजादी तक पहुंचना था। हाँ। 1857 की पहली चिंगारी से लेकर 1947 की सुबह तक हर घटना, हर विचार, हर बलिदान ने इस महागाथा को लिखने में अपनी भूमिका निभाई। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने का बिंदु है, ये कितना असाधारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन की ये अलग-अलग धाराएं, जिनके तरीके इतने भिन्न थे, जिनकी आपस में असहमतियां भी थीं, जी। फिर भी कैसे वो सब मिलकर एक साझा लक्ष्य, भारत की स्वतंत्रता को हासिल करने में कामयाब रहीं।